जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आज के एमसीक्यू करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जून 20 में हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। रात के 10 बजने चले, आई होप कि सबका डिनर हो गया हो। ये टॉपिक्स जो आज का मैं तुम्हारे लिए जून 20 का प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये कल अर्ली मॉर्निंग आप सबके लिए अवेलेबल होगा। करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन टॉपिक्स। एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर एमसीक्यू के, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो जिनको इस बार मेंस देना है वो भी इस इनिशिएटिव को, प्री सिक्योर के प्रोग्राम को उतने ही ध्यान से देखो। कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो ना आपके मेंस के आंसर में भी वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं या जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं वो सब वैल्यू एडिशन का काम करेंगे मेंस के लिए भी। और अगले प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर्स एमसीक्यू का अच्छा आपके पास स्टॉक रहेगा रेगुलर पढ़ाई करते हुए, ताकि आप करंट अफेयर्स के भूत से परेशान नहीं हो। ठीक है, पहला टॉपिक होगा प्री सिक्योर 20 जून का, फॉसिल डिस्कवरी इन आसाम। अभी रिसेंटली कोलफील्ड रीजन में, माकूम कोल्डफील्ड एरिया वाले रीजन में एक फॉसिल डिस्कवरी हुई, जिसका रिलेशन हम एनवायरमेंटल चेंज से या क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्या उसका एक इंपैक्ट है। देन वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो अभी न्यूज में थी ड्यू टू द ऑन गोइंग इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। तो इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ये एजेंसी न्यूज में आई थी, हम इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। देन स्माइल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्माइल स्कीम कौन सी स्कीम है? क्या ये अनुराग बासु के बर्फी मूवी वाली स्कीम है, या इसका पर्पस किसी दूसरे सेक्शन के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए है? दैट वी विल स्टडी। ये आपको मेंस में बड़ा हेल्प करेगा सोसाइटी के आंसर लिखने में, ये आपको हेल्प करेगा सोशल जस्टिस के आंसर लिखने में, है ना। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है प्री सिक्योर का भी। देन पीएम वानी स्कीम। पीएम वानी स्कीम ये न्यूज में तुमने सुना होगा, अभी रिसेंटली भी मेंशन था, पहले भी मेंशन रहा है न्यूज में। पीएम वानी इंटरनेट सर्विसेज को, अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विसेज रूरल और अर्बन रीजन में प्रोवाइड करवाने के लिए पीएम वानी स्कीम है। देन बॉटम अप ब्लू अप्रोच। बॉटम अप ब्लू अप्रोच में एक वर्ड हमें देख रहा है ब्लू। ब्लू है पानी, पानी ये एनवायरमेंट की तरफ, या ब्लू इकोनॉमी जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, उसके तरफ इशारा कर रहा है। ब्लू है पानी, पानी ये अल्मेडा को भी पता था, और यहां बॉटम अप ब्लू अप्रोच में भी। तो इस बॉटम अप ब्लू अप्रोच को देखेंगे किस तरह से ब्लू इकोनॉमी का बॉटम अप ब्लू अप्रोच, जो ब्लू इकोनॉमी को और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बना रहा है। देन कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज के नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, ये तुम्हारे आज के टॉपिक्स होंगे। चलिए पहले हम देखते हैं टॉपिक। तो पहला टॉपिक है जो फॉसिल डिस्कवरी आसाम में हुई। यू कैन रीड द आर्टिकल। अ 24 मिलियन ईयर ओल्ड सेक्रेट unearthed by the discovery of fossil leaves found to be familiar in the Makum coldfield region of Assam। एक फॉसिल डिस्कवरी हुई है जो कि काफी पुरानी है, 24 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ना, और सीक्रेट कहा जा रहा है, क्योंकि जिस फॉसिल की डिस्कवरी हुई है, जिसका हम बात करेंगे यहां पर, जिस फॉसिल की डिस्कवरी हुई है वो अब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं पाए जाते हैं, पर ये पहले प्रेजेंट था। इट मींस क्लाइमेट चेंज एक रीजन हो सकता है, पॉसिबल रीजन, कि ये जो अभी पर्टिकुलर जो लीव्स हैं या ट्री है जो अभी वेस्टर्न घाट वाले रीजन में मिल रहा है, वो पहले इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी था। ये अगेन मैं बोल रहा हूं, अगेन ये सब ने ध्यान दो एक दिन। अगेन आप इसको यूज कर सकते हो जीएस पेपर 3 में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्जांपल्स देने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ फॉसिल लीव्स, है ना, लीव्स रिसेंबलिंग मॉडर्न नोथोपेजिया। ये जो नोथोपेजिया है ना, नोथोपेजिया आपको वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, बट वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, और अभी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये एकदम नहीं है। कहीं पर भी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसका रेफरेंस नहीं मिलता है, अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन इसके फॉसिल यहां मिले, इसका मतलब कि कभी प्रेजेंट था, बट अब यहां नहीं प्रेजेंट रहा। क्लाइमेट चेंज कैन बी अ पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट। पहला स्टेटमेंट, द फॉसिल लिव्स वर डिस्कवर्ड इन द माकूम कोल्डफील्ड ऑफ असम। अच्छा, माकूम कोल्डफील्ड की बात कर रहे हैं तो तुम मुझे एक चीज बताओगे कि ये माकूम कोल्डफील्ड में जो कोल मिलता है, कोल की कौन सी वेराइटी है? बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, कौन सी वेराइटी है कोल की? सब बिटुमिनस है, कौन सा वेराइटी है? तो मुझे वो वेराइटी का नाम बताओ, दैट विच वेराइटी ऑफ कोल इज बीइंग फाउंड हियर, है ना, या एक से ज्यादा वेराइटी मिलती है तो वो भी। ये तुम्हारा टास्क हो गया पहला।
So the fossil leaves were discovered in the Makum coalfield of Assam and date back to the late Oligocene epoch. कि जो फॉसिल अभी मिले हैं माकुम कोलफील्ड ऑफ आसाम में वो काफी पुराने हैं, 125 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे थे, ओलिगोसीन इपोक टाइम के हैं। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट अब इसके प्रेजेंट से रिलेटेड है। द डिस्कवरी सजेस्ट दैट द नोथोपेजिया जेनस, एक ट्री नोथोपेजिया, नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न घाट्स, वंस हैड मच वाइडर डिस्ट्रीब्यूटर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कि आज जो वेस्टर्न घाट में ये जो नोथोपेजिया नाम के ट्री या उसके लिप्स मिलते हैं, उसका पहले मच वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी। ये फॉसिल की डिस्कवरी उस तरफ इंडिकेट कर रही है। तो बिल्कुल सही बात है गाइस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो यहां से हमें एक सबसे बड़ी चीज क्या सीखने मिली, यहां पे वो पॉइंट्स तो हैं ही जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे। सबसे बड़ी बात जो कि मेंस में हमारे काम आ सकता है, सिग्निफिकेंस, या प्रीलिम्स में भी, एक क्लाइमेट लेसन। क्या क्लाइमेट लेसन? कि क्लाइमेट की वजह से एक्सटिंक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि डायनासोर्स का हो गया या ड्रैगन्स का हो गया या किसी एनिमल का हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सटिंक्शन है वो नोथोपेजिया जैसे प्लांट का भी हुआ, जो कि पहले इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिल रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में काफी वाइड है, बट अब सिमट कर रह गया है कहां पर? वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, है ना। एंड दूसरा इंपैक्ट क्या? द रेफ्यूज सिग्निफिकेंस। इस वर्ड पे ध्यान दो, यहां मैंने रेफ्यूज लिखा है, रेफ्यूजी नहीं। रेफ्यूज मतलब जो किसी रेफ्यूजी को शरण देने का काम करे। रेफ्यूज का मतलब हो गया कि यू आर हैविंग द शेल्टर फ्रॉम थ्रेट, और रेफ्यूजी मतलब जब आपके ऊपर थ्रेट है और आप भाग रहे हो। तो रेफ्यूज सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, दैट वेस्टर्न घाट एक्ट एज रेफ्यूज प्लेस। कि सपोज कोई स्पीसीज था, जैसे हम नोथोपेजिया प्लांट की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ड्यू टू सम रीजन बिहाइंड क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की वजह से यहां खत्म हो गया, लेकिन उसको एक रेफ्यूज मिला, एक सेफ प्लेस, एक शेल्टर मिला। कहां? इंडिया के वेस्टर्न घाट में, ठीक ना। ये रेफ्यूज सिग्निफिकेंस भी दिखा रहा है। ये दोनों पॉइंट आपके मेंस में बड़े काम आएंगे, ये दोनों पॉइंट मेंस में बड़े काम आएंगे, ठीक है। नो कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इंटरनेशनल एजेंसी न्यूज में मेंशन थी, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, नेटनाज अंडरग्राउंड एनरिचमेंट प्लांट सफर्ड डायरेक्ट इंपैक्ट सेज IAEA। ईरान का ये जो है इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से, जो अभी इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसके एयर स्ट्राइक की वजह से ये रिपोर्ट आया कि वहां पर डैमेज हुआ है, न्यूक्लियर स्पाइक्स ऑब्जर्व किए गए थे। सो हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं कि क्या है ये। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब एक ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल, ऑब्वियसली सारे गवर्नमेंट अगर मिलेंगे तभी ये सारी चीज पॉसिबल हो पाती है, जो क्या प्रमोट करेगी? पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। कि न्यूक्लियर एनर्जी का ना पीसफुल यूज होना चाहिए। एंड इनहिबिट, रोकता है, किस चीज को रोकता है? इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। कि न्यूक्लियर वेपन के लिए या किसी मिलिट्री पर्पस के लिए अगर एटॉमिक एनर्जी को यूज किया जाएगा तो उस पर रोकथाम लगाई जाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी एक सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, है ना। क्योंकि हम कोल एनर्जी की बात करें या पेट्रोलियम एनर्जी की बात करें, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं वो खत्म हो सकते हैं, बट न्यूक्लियर एनर्जी आपको एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी देगा जो नियर फ्यूचर में तो नहीं खत्म होगा, एंड एनर्जी भी उससे ज्यादा जनरेट होगा। अपने थ्रेट्स भी हैं उसके, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर अगर न्यूक्लियर एनर्जी का गलत हाथों में इस्तेमाल हो, अगर उसको वेपन के लिए यूज किया जाए, मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए, तो फिर नुकसान हो सकता है। IAEA इस चीज को भी रोकने का काम करेगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। It was created in response to growing international concern toward nuclear weapons, especially amid rising tensions between the United States and Soviet Union. एकदम सही है जी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ना, वो फॉर्मेशन होता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इसका फॉर्मेशन होता है, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया के बीच में, जो तभी सोवियत यूनियन था या USSR था, उसके बीच एक टाइप का न्यूक्लियर रेस चल रहा था। तो इस न्यूक्लियर रेस पे रोकथाम लगाने के लिए इस एजेंसी का फॉर्मेशन होता है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट द UN ऑफिस एट वियना, ऑस्ट्रिया। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो हाँ, ये सही स्टेटमेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में, जो UN ऑफिस ही है। UN ऑफिस में ही भी इसका हेडक्वार्टर है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। कुछ और पॉइंट्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज के बारे में आपको याद रखनी है। बाकी पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है कि किस तरह से 1957 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। UN ऑफिस वियना में ही इसका ऑफिस है।
एंड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या कि 2005 में 2005 में नोबेल पीस प्राइज से इस एजेंसी और इसके डायरेक्टर को, अब देख सकते हो, द IAEA एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डायरेक्टर जनरल मोहम्मद एल-बेराइटी वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। इनको नोबेल पीस प्राइज से भी 2005 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब इसके पीछे यहाँ पे एक आपके लिए एड ऑन हो गया, वैल्यू एडेड पॉइंट हो गए, है ना। क्या हो गया वैल्यू एडेड पॉइंट? दैट एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी एसेनहोवर, उन्होंने एक स्पीच दिया था 1953 में। स्पीच का पर्पस, स्पीच का टाइटल था एटम्स फॉर पीस। ये अमेरिकन जो होते हैं ये दुनिया को स्पीच देते हैं। 1953 है, देखो 1953 और 1957 में इसका फॉर्मेशन हो रहा है IAEA का। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्पीच थी ना, दिस स्पीच कंट्रीब्यूटेड बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इस स्पीच में जो हमारे ड्वाइट डी एसेनहोवर हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे तभी, उन्होंने क्या बोला कि एटम का पर्पस पीस के लिए होना चाहिए। हालांकि उनके हेल्प से पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट लगते हैं, चाइना और अमेरिका के हेल्प से। तो इनके जो बातें थी अमेरिकी की, इनके ना दोस्ती अच्छी है अमेरिकी की, ना दुश्मनी अच्छी है ना। दादा बनने की कोशिश करते हैं हमेशा, ये बिग बॉस। दादा यहाँ बड़ा भाई वाला नहीं है, ये बिग ब्रदर वाला है। बड़े भाई गार्जियन के समान होते हैं, और ये जो बिग ब्रदर है ये गुंडा वाला दादा है ना। ये हमें अमेरिकी हमेशा वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। खैर, उनके इस स्पीच एटम फॉर पीस का कहा जाता है कि एक फल क्या निकला, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा वो वाला टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम, मतलब स्माइल स्कीम। आप यहां देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक और डिस्ट्रिक्ट, रेयसी टू बिकम J&K सेकंड डिस्ट्रिक्ट टू रोल आउट स्माइल स्कीम फॉर बेगर्स। यहां से एक क्वेश्चन तो ये बनता है पहला कि रेयसी जो जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे स्माइल स्कीम स्टार्ट होने वाला है। किसके लिए भैया? तो बेगर्स के लिए। तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया। तो जब ये सेकंड डिस्ट्रिक्ट है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? चलो ये चीज मैं ही तुमको बता देता हूं कि फर्स्ट है कौन सी? श्रीनगर। श्रीनगर, ठीक है। और रेयसी हो गई कौन सी? सेकंड, राइट। अब स्माइल स्कीम से रिलेटेड क्या? पहला स्टेटमेंट, द स्माइल स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अक्रॉस द एंटायर कंट्री। करेक्ट है जी। स्माइल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट होती है पूरे कंट्री में, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में मैंने पहले भी तुम्हें बताया है और तुम लोगों ने कमेंट करके भी सक्सेसफुली अच्छे से इसका आंसर दिया था। हम स्कीम्स को सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो हो गई, वहां पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% फंडिंग करती है, इंप्लीमेंटेशन करवाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के केस में पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट्स के और सेंटर के बीच में। जैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या हिली स्टेट है, वहां पर 90% तक सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी स्टेट्स में कभी 70%, कभी उससे कम, इस तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है फंड का। यूजुअली 70% रखा जाता है बाकी स्टेट्स के लिए, उससे कम भी हो सकता है, बट 70% है रखा जाता है। सेंट्रल सेक्टर में 100% फंडिंग जो है, 100% फंडिंग, वो 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पहला स्टेटमेंट सही। सेकंड क्या? द स्कीम इंक्लूड्स 2 सब स्कीम्स बोथ एम्ड एट कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स पर्सन। अब ये गलत हो गया, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही हमने पढ़ा कि सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए नहीं, हमने तो न्यूज़पेपर में नाम किसका पढ़ा जी? बेगर्स का भी पढ़ा। तो जब बेगर्स का नाम पढ़ा तो ये स्कीम जो है, एक स्कीम बेगर के लिए और एक स्कीम ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। मतलब जो स्कीम के दो सब स्कीम है, जो 2 पार्ट है, एक ट्रांसजेंडर पर्सन और एक बेगर्स के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया। चलिए, ये रहे स्माइल स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको याद रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड इसके 2 पार्ट हैं, एक है कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इनके कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, इनको सम्मान देने के लिए, और दूसरा है बेगर्स के लिए, बेगर्स को भी घर देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। सो 2 पार्ट इसका हो गया, ठीक है। साथ ही साथ स्माइल 75 इनिशिएटिव के बारे में भी सुन लो। स्माइल 75 इनिशिएटिव, स्माइल 75 इनिशिएटिव का पर्पस 75 मतलब 75 ऐसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को आइडेंटिफाई करना और वहाँ एनजीओज के हेल्प से और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से बेगर्स के लाइफ को, जो लोग बेगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो बेगर्स होते हैं, उनके लाइफ को इम्प्रूव करना है, उनको स्किल देना है, एडुकेशन देना है, उनके लिए रहने की बेसिक जगह होनी चाहिए, मतलब जो भी बेसिक फैसिलिटीज है, ऐसे 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आइडेंटिफाई करके स्माइल 75 स्कीम को वहां पे इंप्लीमेंट करवाना है। ओके, चलिए
देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस और पीएम वानी। टेलीकॉम न्यूज, जियो सर्विस डिसरप्शन ट्राइज टैरिफ फॉर पीएम वानी ब्रॉडबैंड इंडियाज पॉलिसी ऑन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये न्यूज आर्टिकल आपको क्या बोल रहा है कि जब जियो हो या एयरटेल हो या ऐसा कोई भी अगर प्राइवेट इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस है, अगर वो डाउन होता है या उसके डाउन होने के केस में, बाकी केसेस में किस तरह से पीएम वानी स्कीम या पीएम का जो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो हमारे काम आएगा। पहला स्टेटमेंट क्या, the PM Wani scheme was launched to promote public Wi-Fi hotspots without requiring a license fee or registration charge from local shop owners or establishment. Correct? क्या करेक्ट कि पीएम वानी स्कीम जो है, पीएम वानी स्कीम को लॉन्च किया गया था पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट सेंटर्स डेवलप करने के लिए, और वहां पे किनको यूज किया जाएगा, लोकल शॉप्स को। तो इससे ना इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। लोकल शॉप ओनर्स हैं, छोटे शॉप ओनर्स हैं, वो अपने लिए एक हॉटस्पॉट यूनिट बना लेंगे। अब इस हॉटस्पॉट यूनिट से डाटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, आप इस हॉटस्पॉट को वाईफाई अपने ऐप के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर लीजिए और इंटरनेट यूज कर लीजिए। एंड इस सर्विस को इनेबल करने के लिए ये जो लोकल शॉप्स ओनर है, इनको कोई अलग से लाइसेंस फी देने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देने की जरूरत नहीं है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए बढ़िया अच्छा इनिशिएटिव है, बस इसको इंप्लीमेंट करवाना है सही से। This scheme is designed exclusively for urban areas to improve internet connectivity for the undeserved urban poor। क्यों भाई, सिर्फ अर्बन एरियाज में क्यों? सिर्फ अर्बन एरियाज में करेंगे तो क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी? अर्बन के साथ साथ रूरल एरियाज में भी, है ना? सो नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज एज वेल। दूसरा रॉन्ग। Third, one of the objective of PM Wani is to create employment opportunities for a small and micro entrepreneurs through the proliferation of public Wi-Fi hotspots। तो अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ लोकल शॉप ओनर्स, उसी चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके फिर लिखा गया डिटेल में। थर्ड स्टेटमेंट भी सही, तो 1 और 3 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। ये लोकल जो शॉप ओनर्स है वही कहलाएंगे ना स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। ये हमारा पीएम वानी स्कीम हो गया। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और किस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व है। पीएम वानी के बारे में तो हो गया। जब भी हम पीएम वानी की बात करते हैं ना, अच्छा थोड़ा एक और बेसिक पॉइंट देख लो, फिर मैं ट्राई के बारे में तुमको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ट्राई भी यहाँ न्यूज में मेंशन था ना, न्यूज में ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ट्राई के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट पहले जरा पीएम वानी की फंक्शनैलिटी को थोड़ा और समझते हैं। पीएम वानी इकोसिस्टम में 4 बेसिक यूनिट्स होंगे। पहला होगा पीडीओ, मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस। ये पब्लिक डाटा ऑफिस वही जो लोकल शॉप ओनर्स हैं, जो लोकल शॉप्स हैं, ये बन जाएंगे वो पब्लिक डाटा ऑफिस। टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड ऑपरेट पीएम वानी कंप्लायंट वाईफाई हॉटस्पॉट्स, provide last mile connectivity to deliver broadband services to subscribers by procuring internet bandwidth from telecom service providers और internet providers। मतलब ये पब्लिक डाटा ऑफिस इन लोकल शॉप्स को यूज करके आपके लिए इंटरनेट सर्विसेज या हॉटस्पॉट सर्विसेज देने का काम करेगी। देन पीडीओए, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर। अब ये पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर क्या काम करेगा? विल प्रोवाइड एग्रीगेशन सर्विसेज सच एज ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग टू पीडीओ। कि ये जो पीडीओ है, इन पीडीओ का ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग कहां से होगा? पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर से। देन ऐप प्रोवाइडर, अब अगेन इट इज वेरी सिंपल। अब हमें इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें अपने मोबाइल में पीएम वानी ऐप डाउनलोड करना होगा और पीएम वानी ऐप के थ्रू लॉगिन करके हमें रजिस्टर करना होगा ताकि हम इंटरनेट यूज कर सके। तो उसके लिए ऐप प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। एंड देन एक सेंट्रल रजिस्ट्री। ये सेंट्रल रजिस्ट्री इन सारे ऐप प्रोवाइडर से रिलेटेड डाटा, पीडीओ से रिलेटेड सर्विस, पीडीओए मतलब एग्रीगेटर से रिलेटेड सर्विस, इन सबको देखेगी, जो कि मेंटेन किया जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेट्रिक्स सी डॉट के थ्रू। इस तरह से 4 चीजें हैं इस पीएम वानी इकोसिस्टम में। ठीक है, चलो ट्राई के बारे में बता रहा था। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जिसका काम है कम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करना, वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो 1997 के एक एक्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है। ऐसे पॉइंट्स याद रखिएगा कि ट्राई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है 1997 के अकॉर्डिंग, जिसका मेन पर्पस है रेगुलेटिंग द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बॉटम अप ब्लू। डाउन टू अर्थ में आप एक आर्टिकल देख सकते हो दैट बॉटम अप ब्लू communities are quietly reshaping their relationship with the sea along the East African coast। अब ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट में जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो सी के साथ अपने रिलेशन को रीशेप कर रही हैं। जस्ट अ मिनट,
वो सी के साथ अपने रिलेशनशिप को रिजुविनेट कर रहे हैं या उनके इकोनॉमिक बेनिफिट को यूज कर रहे हैं, ये जितने भी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं अफ्रीका के। यहाँ पे एक्चुअली ये सारा किस तरफ किया जा रहा है? ब्लू इकोनॉमी पर। ब्लू इकोनॉमी मतलब मरीन रिसोर्सेज को यूज करके इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्रिएट करना, ब्लू इकोनॉमी। पर उसी ब्लू इकोनॉमी का एक पार्ट क्या हो गया? बॉटम अप ब्लू या बॉटम अप ब्लू अप्रोच ऑफ ब्लू इकोनॉमी। हम देखेंगे टॉप टू बॉटम एंड बॉटम अप अप्रोच। पहला क्या है स्टेटमेंट? इट एम्फसाइजेज स्मॉल स्केल कम्युनिटी ड्रिवन मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट रेदर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स। अब इस स्टेटमेंट को ना ऐसे समझो कि हमारे गांधी जी बोलते थे कि पंचायतों को राइट्स देना चाहिए, पंचायतों को इनेबल करना चाहिए, उनके जो भी राइट्स हो सके। क्यों? क्योंकि पंचायत में जो समाज का सबसे दबा कुचला, जो सबसे नीचे रहने वाला जो समाज होगा, उस समाज को भी राइट्स मिल पाएंगे। यहां पर भी वही बोला गया है कि स्मॉल स्केल कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है। मतलब जो सबसे गरीब मछुआरा होगा, फिशरमैन होगा, उसके पास भी राइट्स मिलेंगे। जो फिशिंग कम्युनिटी होगी सबसे गरीब, उसको भी राइट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कंपनी आकर वहां पे रिजॉर्ट खोल दे या फिशिंग सेंटर बना दे, तो वो जो बड़ी कंपनी आके कोई काम करेगी उसका भी फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, पर वो टॉप टू बॉटम होगा, धीरे धीरे आएगा। हम बॉटम अप अप्रोच की बात करेंगे, बॉटम अप ब्लू में। करेक्ट स्टेटमेंट। The approach aims to integrate traditional knowledge and local livelihood with conservation goals. Yes, why not? कि इस अप्रोच से हम ट्रेडिशनल नॉलेज को, जो ट्रेडिशनल नॉलेज कहां पर छिपा है? तो लोकल कम्युनिटी में छिपा है। उन लोकल कम्युनिटी के ट्रेडिशनल नॉलेज, चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज फिशिंग से हो या ट्रेडिशनल नॉलेज बाकी किसी और मरीन रिसोर्स से रिलेटेड हो, उसको यूज करेंगे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए। इट इज मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल अप्रोच टू डेवलपिंग द ब्लू इकोनॉमी। यस, ये ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच है। किसके कंपेरिजन में? एज कंपेयर टू टॉप डाउन अप्रोच, है ना? इसके कंपेरिजन में ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच है। एकदम सही है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये यहां पर तुम्हारे लिए एक्सप्लेन भी मैंने कर रखा है। बॉटम अप के साथ साथ अगर हम टॉप डाउन की बात करें तो टॉप डाउन में क्या होगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगेंगे, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो, ऑयल गैस के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, मछली पालन से रिलेटेड हो, लेकिन उसका बेनिफिट धीरे धीरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट से लोकल कम्युनिटी तक पहुंचेगा। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में शुरुआत ही होगा लोकल कम्युनिटी से और फिर उनको पहले बेनिफिट मिलेगा, सस्टेनेबल होगा ज्यादा एनवायरमेंटली, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो सस्टेनेबल होता है। इसलिए इसके एडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रमोट करेगा मरीन इकोसिस्टम के, कम्युनिटी ऑनरशिप बढ़ेगी, इससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज, हम इसको भी एड्रेस कर पाएंगे। सो तीनों ये गोल इसके फुलफिल होते हैं, तीनों एडवांटेजेस। ठीक है। देन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको कल दिए थे, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था? रिलेटेड टू एक्सियोम मिशन 4 और AX4। तो पहला स्टेटमेंट था, इट रिप्रेजेंट्स द सेकंड गवर्नमेंट फंडेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन इन मोर देन 4 डिकेड्स। इंडिया की बात करें तो बिल्कुल ये सेकंड गवर्नमेंट फंडेड ह्यूमन स्पेस मिशन है। वैसे इसमें सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ स्पेस एक्स एंड नासा भी इन्वॉल्व है। इंडियन गवर्नमेंट लगभग 4 डिकेड के बाद, एकदम सही है, एक ह्यूमन या मैन स्पेस फ्लाइट मिशन को भेज रही है, स्पेस फ्लाइट मिशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, इस रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। द मिशन इज सेट टू कैरी एन इंटायरली इंडियन क्रू। नहीं, इंटायरली इंडियन क्रू कैसे होगा, क्योंकि इस पूरा अकेला इंडिया थोड़ी इसको कर रहा है। सो ओनली वन करेक्ट है। इस मिशन में एक इंडियन जो है जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया हमारा, क्या? शुभांशु शुक्ला, उत्तर प्रदेश इंडिया के रहने वाले। ही इज द ओनली इंडियन जो कि इस मिशन के अभी एक्टिव पार्ट है। एक और इंडियन है जो इस मिशन के पार्ट है रिजर्व में, जिनका नाम है प्रशांत नायर जी। प्रशांत नायर जी बैकअप में रखे गए हैं और शुभांशु शुक्ला जो है वो एक्टिव है। ये टेस्ट पायलट के रूप में एक्सियोम मिशन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं, शुभांशु शुक्ला। तो 2 इंडियन सेलेक्ट हुए हैं, एक एक्टिवली अभी यहाँ है शुभांशु शुक्ला जो जाएंगे, इनका कंफर्म हो गया है, और दूसरे हैं प्रशांत नायर जिनको बैकअप के लिए रखा गया है। ये पॉइंट भी याद रखना। अब अगर ये मिशन सक्सेसफुली होता है एग्जीक्यूट, तो शुभांशु शुक्ला पहले इंडियन बनेंगे। कहां जाने वाले, क्या विजिट करने वाले? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आप सुनीता विलियम्स मैम के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं है ना अभी, तो ये पूरी तरह से इंडियन है। ये पहले इंडियन बनेंगे आईएसएस विजिट करने वाले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड दूसरे इंडियन बनेंगे टू गो इन ऑर्बिट आफ्टर राकेश शर्मा सर, कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा सर, जिन्होंने स्पेस से जाकर जब उनसे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। किन्होंने लिखा है ये पोयम? बताना मुझे। बड़ी अच्छी पोयम है। कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा इंडियन थे। अच्छा, इनके नाम के आगे कॉस्मोनॉट क्यों लगा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं लगा रहे हैं? छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात, वो भी तुम बताओगे ढूंढ कर। एक हिंट दे दूं मैं तुमको, यूएसए और यूएसएसआर के बीच का डिफरेंस है ये एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट टर्म। अब समझ जाओ, नहीं समझोगे तो हम समझाएंगे, हम है ना। दूसरा क्या है? सेफ गार्ड ड्यूटी, जो कि न्यूज में था। अब सेफ गार्ड ड्यूटी के कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये तो तुम ढूंढ सकते हो, पहले समझ लो सेफ गार्ड ड्यूटी है क्या। सेफ गार्ड ड्यूटी मतलब एक ऐसी ड्यूटी जो सेफ गार्ड करने के लिए लगाई गई है। क्या सेफ करने के लिए? तो अपने कंट्री के प्रोडक्ट को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉरेन नेशन जो होते हैं ना, वो चीप रेट पर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को, जैसे अभी स्टील, तो स्टील जो है स्पेशली चाइना से चीप रेट पर स्टील को डंप किया जा रहा है इंडिया में, जिससे इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो अफेक्ट होगी। इसलिए सेफ गार्ड ड्यूटी एक टाइप का टेम्पररी टैरिफ होता है, टेम्पररी ड्यूटी। अब टेम्पररी वर्ड इसलिए ऐड किया हमने यहाँ क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि इसको परमानेंटली लगा कर रखा जाएगा। इसको तब लगाया जाएगा जब सेफ गार्ड, जब ये देखा जाएगा कि सपोज जैसे स्टील की बात कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से चीप क्वालिटी का स्टील इंडिया में डंप किया जा रहा है, जिससे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है, तो उस टेम्पररी पीरियड के लिए लगाया जाएगा टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अ सडन सर्ज इन इंपोर्ट्स दैट आर कॉजिंग और थ्रेटनिंग द कॉज ऑफ सीरियस इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इकोनॉमी। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इंपोर्ट्स को रोकने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। नाउ आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन ये दोनों हैं। पहला है गरिमा गृह इनिशिएटिव। जो स्माइल प्रोग्राम तुम्हें मैंने बताया ना, उस स्माइल प्रोग्राम में इस गरिमा गृह इनिशिएटिव के हिंट है। मतलब ये गरिमा गृह इनिशिएटिव स्माइल प्रोग्राम का ही पार्ट है। सो स्माइल प्रोग्राम तुमने अभी समझा है। अब गरिमा गृह इनिशिएटिव के क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओगे कमेंट सेक्शन में आंसर, कल मैं फिर इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड है फास्ट टैग से। रिसेंट डेवलपमेंट है फास्ट टैग के ऊपर। फास्ट टैग आपने भी कई बार पे किया होगा, यूज किया होगा फास्ट टैग सिस्टम को, उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और किस तरह से फास्ट टैग को कौन इशू करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है कि नहीं करती है वो। ये आज के दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्री सिक्योर सेशन में फिर हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सिंसियरली अपनी पढ़ाई करते जाओ, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो, राइट। अगला मेंस या अगला प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, अगला प्रीलिम्स भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स अगले बार यूपीएससी का या एपीएससी का नेक्स्ट ईयर होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर कब आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। इस साल का 6 महीना लगभग बीत गया ना, तो अगला साल भी जल्द आएगा। इसलिए पढ़ाई में सिंसियरली अभी से लगे रहिए, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।